प्रॉपर्टीज की, दैट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें आपकी डाई ऑक्सीजन की या ऑक्सीजन गैस की, तो इट इज अ कलरलेस गैस। फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है इट इज अ कलरलेस गैस, यानी कि इस गैस का कोई कलर नहीं होता। सेकेंड अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज अ ऑर्डरलेस गैस। इस गैस में कोई आपकी सिग्निफिकेंट या आइडेंटिफिकेशन स्मेल नहीं होती, ठीक है। आप सिर्फ स्मेल से ये नहीं बता सकते कि ये आपकी ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। तो इट इज ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी इन वाटर की। सॉल्युबिलिटी इन वाटर का मतलब क्या है, पहले आप ये समझो। अब अगर आप बात सोचोगे कि आप कहोगे कि एक्वेटिक एनिमल है, वो तो आपकी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, दैट मीन्स ये आपका प्रूव करता है कि आपकी ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा सॉल्युबल होती है, किसमें, आपकी वाटर में, ठीक है। या हम दूसरी तरफ बात करें, वाटर जो है इटसेल्फ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ठीक है। तो बट ऐसा नहीं है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है, मान लो ये आपका वाटर है, ठीक है, वाटर में आपके इस टाइप से H2O मॉलिक्यूल्स है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, इस तरीके से आपके H2O मॉलिक्यूल है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन या डाई ऑक्सीजन का मतलब समझो पहले। यहाँ क्या है कि आपके जो ऑक्सीजन, जो आपके एटमॉस्फेयर में O2 मॉलिक्यूल है या डाई ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है आपकी, वो कितनी ज्यादा आपकी वाटर के अंदर डिफ्यूज हो सकती है या डिसॉल्व हो सकती है, उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। डिफ्यूज, आपको पता है कि डिफ्यूजन कहां से होता है आपका, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो एटमॉस्फेयर में आपकी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, वाटर में आपकी कम होती है, दैट मीन्स आपके डिफ्यूजन जहां होगा, O2 का वाटर में डिफ्यूज होना, और डिफ्यूज होके ये जो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस आपको दिख रही है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, इनको ऑक्युपाई करना ही सॉल्युबिलिटी कहलाती है, ठीक है बेटा। सॉल्युबिलिटी मींस द डिफ्यूजन ऑफ डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब अगर बात करें आपकी सॉल्युबिलिटी की, तो बेटा ये बहुत ज्यादा लेस सॉल्युबल होती है इन वाटर, ठीक है। अगर हम डाटा से कंपेयर करें तो आपके 100 ml में, 100 ml ऑफ वाटर में आपकी ओनली 3.08 ml ऑक्सीजन गैस सॉल्युबल हो सकती है, ठीक है। तो आप मान सकते हो कि 100 ml में सिर्फ 3 या अप्रॉक्स 3.08 ml ही आपकी सॉल्युबल होती है। तो आप देख सकते हो कितनी लेस अमाउंट में है, ठीक है। तो अब बात आती है कि फिर एक्वेटिक एनिमल कैसे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं या फिर रेस्पिरेशन के टाइम या ब्रीथिंग के टाइम यूज करते हैं। तो बेटा आपके जो एक्वेटिक एनिमल हैं उनके लिए इतनी ही अमाउंट, जो आपकी इतनी ऑक्सीजन अमाउंट प्रेजेंट है वाटर में, वो सफिशिएंट होती है, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट होती है। इतनी ही अमाउंट जो है उनके लिए काफी होती है। उनको नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह इतनी ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उनको सिर्फ जिंदा रहने के लिए थोड़ा ही कंजप्शन या थोड़े ही अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है, और ये जो अमाउंट है आपकी, ये उनके लिए सफिशिएंट होती है, ठीक है। इसीलिए ये रीजन है। दूसरी अगर बात आती है, ये तो हो गई एक्वेटिक एनिमल कैसे सर्वाइव करते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन में या कितनी अमाउंट यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि ये लेस सॉल्युबिलिटी का रीजन क्या है, कि आपकी जो ऑक्सीजन गैस है वाटर में क्यों लेस सॉल्युबल है, तो बेटा उसके पीछे रीजन है कि आपकी जो O2 होती है वो क्या होती है, नॉन पोलर कंपाउंड है। O2 जो है
नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोले या नॉन पोलर एक कंपाउंड है, और आपको पता है वाटर आपका क्या होता है, पोलर कंपाउंड, पोलर कंपाउंड। और हम आपके सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अनलाइक, मतलब पोलर में पोलर डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में नॉन पोलर डिसॉल्व होता है, बट यहाँ पे अनलाइक हो गए हैं, इस वजह से इनकी सॉलिबिलिटी जो है बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, ये तो आपकी सॉलिबिलिटी की बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम आपकी प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है दैट इज द डाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी है डाई ऑक्सीजन इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मीन्स आइदर इट कैन बिहेव एज मैग्नेट, या फिर हम कह सकते हैं इट कैन, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, या दूसरे वर्ड्स में बात करें कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है इजीली मैग्नेट के कांटेक्ट में आके इफेक्ट हो जाते हैं या अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ, या हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट के बीच में रख देते हो तो वो इजीली आपके मैग्नेट से इफेक्ट होते हैं या अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, तो इट कैन इजीली बी अफेक्टेड बाय मैग्नेट, ठीक है। दूसरी तरफ ये तो बात हो गई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते क्या है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा पैरामैग्नेटिक की कंडीशन क्या है, तो कंडीशन यही है कि वो सब्सटेंस जिनमें आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम केमिस्ट्री की टर्म में बात करें तो वो सब्सटेंस जिनमें आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं those substance that have unpaired electron, ठीक है। तो अगर हम डाई ऑक्सीजन के लेविस डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो एक ऑक्सीजन ऐसे, दूसरा ऑक्सीजन ऐसे। अगर हम इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका दूसरा ऑक्सीजन है, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम यहां पे बात करें तो देखो ये ऑक्सीजन अपना पूरा ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है शेयरिंग के थ्रू, और अगर हम इसकी बात करें तो ये ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है शेयरिंग के थ्रू। तो इस स्ट्रक्चर से हमें ये पता लग रहा है कि जो आपका O2 जो स्ट्रक्चर होता है उसमें तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर ये पैरामैग्नेटिक कैसे है। तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है आपका गलत है, क्योंकि अगर आप MOT की बात करो यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करो तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपका डाई ऑक्सीजन जो है पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि उसमें आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, अगर हम MOT डायग्राम बना के देखें तो देखो, तो अगर हम वैलेंस शेल की बात करें, हम वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स को ही बनाएंगे, ठीक है। तो आपका वैलेंस शेल में आपका क्या होता है 2s, ये एक ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक है। दोनों के 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये आपका बन गया ये आपका बन गया सिग्मा 2s, ठीक है। ये बॉन्डिंग, देन एंटी बॉन्डिंग अगर बनाते हैं हम तो ये आपके एंटी बॉन्डिंग,
कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2 ये और 2 ये 2s है, ये 2s है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल आपका क्या होता है, ये सिग्मा स्टार 2s है एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल हून रूल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, पहले लोअर एनर्जी वाले हाफ फिल्ड होते हैं, उसके बाद फुल फिल्ड होते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट हायर लेवल पे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो 1 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा इस ऑक्सीजन में क्या है, 2p, ठीक है, ये 2p x है, 2py एंड 2pz, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। इस ऑक्सीजन की बात करें तो यहां पे भी आपका 2p है, 2px 2py 2pz, ठीक है, 1 2 3 4। तो यहां पे अगर हम बात करें आपकी, तो ये आपका सिग्मा 2pz, देन आपका आता है पाई 2px, पाई 2py, ठीक है। उसके बाद हमारा यहां आता है जिनकी एनर्जी इक्वेट होती है, नेक्स्ट आपका पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और लास्ट में आपका यहां आता है सबसे हाईएस्ट एनर्जी का, दैट इज सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो p ऑर्बिटल में आपको टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिल करने हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू MOT या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपके डाई ऑक्सीजन में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट्स व्हाई डाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बहुत बार बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और बच्चे यही गलती करके आते हैं कि डॉट स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, ठीक है, बट ये डॉट स्ट्रक्चर टोटली करेक्ट नहीं है इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए। MOT के अकॉर्डिंग इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके वजह से इसका नेचर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, अगर हम बात करें तो हम कुछ आपकी जर्नल केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आपका जो डाई ऑक्सीजन जो होता है बेटा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए ये ऑलमोस्ट मेटल और नॉन मेटल के साथ इजीली कंबाइन हो सकता है या फिर रिएक्ट करके इजीली आपके कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। एक्सेप्ट या हम देखें O2 रिएक्ट्स विद मोस्ट ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल एक्सेप्ट, ये चीज आपको याद रखनी है, एक्सेप्ट किसके अलावा, नोबल मेटल्स के अलावा। कौन कौन से, जैसे आपका गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनके साथ आपका ऑक्सीजन जो है रिएक्ट नहीं करता। आप देखते हो कि आप जो गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हो, क्या ऐसा होता है कि वो ऑक्सीजन के या ऑक्सीडाइज हो गया है, काला पड़ गया है या ग्रीन पड़ गया है, जैसे आपके नॉर्मली आपकी चांदी पड़ जाती है, सिल्वर जो हो जाता है ऑक्सीडाइज, उस तरीके से ये आपके कुछ नोबल मेटल है जो कि आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और कुछ आपकी नोबल गैसेस है, और दूसरा एग्जांपल है नोबल गैस,
ठीक है, नोबल गैस भी बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है इज वेरी रिएक्टिव, ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बट इट रिक्वायर्स initial heating for starting a reaction, एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको पता है, अभी मैंने बताया था ऑक्सीजन जो है ज्यादातर मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर लेती है, ठीक है, आसानी से। दैट मीन्स आपका ऑक्सीजन जो है या डाई ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बट इसको भी रिएक्ट करने के लिए इनिशियली हीट की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी कंपाउंड लिया और डाई ऑक्सीजन ली और आपस में वैसे ही रिएक्ट कर दिया। थोड़ी सी इसको इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में, रिएक्शन के स्टार्टिंग में हीट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा क्यों है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बेटा आपका जिंक सल्फाइड, ठीक है, ZnS को अगर हम O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो आपका बनता है ZnO प्लस SO2, ठीक है, इस टाइप से आपकी रिएक्शन होती है। बट क्या है, ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 492 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये आसानी से खुद नहीं टूटता, आपको पहले एनर्जी देनी पड़ती है सिर्फ एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए जब आप एनर्जी देते हो तो ये तुरंत यहां से टूट जाता है और इसके साथ रिएक्ट कर जाता है। और आपको पता है ऑक्सीजन की रिएक्शंस जो होती हैं एक्सोथर्मिक होती है नेचर में, ठीक है। एक्सोथर्मिक दैट मीन्स बहुत ज्यादा रिएक्शन के बाद बहुत ज्यादा आपकी हीट प्रोड्यूस होती है और ये हीट आपकी नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने में यूज होती है, ठीक है। तो सिर्फ आपको इनिशियली आपको हीट देनी पड़ती है ताकि आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो सके। उसके बाद तो आपकी ऑटोमेटिकली यहां से जो हीट इवॉल्व आउट हुई है, क्योंकि ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एट द एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो यहां से जो आपकी हीट प्रोड्यूस हुई है ये आपके नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ या नेक्स्ट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए यूज हो सकती है, ठीक है बेटा। तो सिर्फ आपको इनिशियली देनी है, लास्ट में जो आपकी रिएक्शन, क्योंकि एक्सोथर्मिक होती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, जहां लास्ट में जो आपकी हीट प्रोड्यूस हुई है वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने में हेल्प करती है, क्योंकि नेक्स्ट मॉलिक्यूल को फिर से अपने आप ही ब्रेक कर देती है, ठीक है बेटा। तो वहां आपको सिर्फ इनिशियली रिएक्शन में हीट देने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बार बार आपको हीट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम आपकी कुछ केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं कि आपके डाई ऑक्सीजन या ऑक्सीजन गैस किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस शो करती है। तो देखो, तो नेक्स्ट अगर बात करें, अभी हम देख रहे थे कि आपकी ऑक्सीजन जो है ज्यादातर मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर जाती है। तो कुछ हम आपके मेटल्स के एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज द रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। कैल्शियम को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैग्नीशियम जो है, आप मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो आपको क्या मिलता है, MgO, ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर बात करें एल्यूमिनियम को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हो तो आपको पता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, Al2O3, ठीक है। तो यहां पे भी आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ मेटल्स है, यहाँ पे आपका सोडियम भी हो सकता है, सोडियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, कैल्शियम,
मैग्नीशियम, कोई भी मेटल हो सकता है। इन मेटल्स के साथ आपकी ऑक्सीजन जो है इजीली कंबाइन होके ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, शायद मैंने आपका यहाँ गलत लिखा है, आपका शायद मैंने मेटल ऑक्साइड की डीकम्पोजिशन में ब्रैकेट में ये मेटल्स लिख दिए थे, तो बेटा वहां नहीं आएंगे, क्योंकि ये मेटल सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, ये तो आपकी हायर सीरीज में आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो उन ऑक्साइड को हम हीट नहीं करेंगे। वहां से वो रब कर लेना, आप इरेज कर लेना या काट देना, वहां शायद गलती से लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज द रिएक्शन विद नॉन मेटल, रिएक्शन विद नॉन मेटल। तो नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो देखो बेटा आपका H2 जो है डाई हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन डाई हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करके क्या बनाती है, आपका वाटर की फॉर्मेशन करती है, H2O गैस की फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा नाइट्रोजन जो गैस होती है वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 की फॉर्मेशन करता है। कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 की फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका P4 जो है आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके P4O10 बनाता है। ठीक है, बैलेंस करें तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें बेटा आपका ये तो आपकी हो गई नॉन मेटल की रिएक्शन। नेक्स्ट आपके कुछ सल्फाइड्स के साथ भी रिएक्शन शो करता है, जैसे जिंक सल्फाइड, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस इवॉल्व आउट। ठीक है, आपका ऑक्सीजन जो है आपके हाइड्रोकार्बन्स के साथ भी रिएक्ट करता है, हाइड्रोकार्बन्स के साथ भी रिएक्ट करता है, जैसे आपका NH4 मीथेन जो होता है उसके साथ भी ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप बैलेंस कर सकते हो इजीली। ठीक है बेटा, तो ये आपकी कुछ रिएक्शंस हैं जो कि आपकी नॉर्मली ऑक्सीजन सिंपली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, ये मेटल डायरेक्ट रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ अगर बात करें कुछ आपके ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि जिनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए किसी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। विदाउट कैटलिस्ट वो रिएक्शन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती। तो अगर हम ऐसे कंपाउंड्स की बात करें या ऐसे कंपाउंड्स की रिएक्शन देखें जो कि आपके ऑक्सीजन के साथ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, तो देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम SO2 की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा आपका HCl जो है ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में। ठीक है, और यहाँ पे आपका फॉर्मेशन होती है H2O प्लस क्लोरीन गैस की। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर बात करें आपने ऑस्वाल्ड प्रोसेस पढ़ा होगा, दैट इज अमोनिया का। ठीक है, अमोनिया भी आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है और आपका फॉर्म करता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो 4 and 6। ठीक है बेटा, तो ये कुछ आपकी रिएक्शंस हैं जो जनरली आपकी ऑक्सीजन शो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी यूजेस की कि आपके डाई ऑक्सीजन किस किस काम आता है। ठीक है, तो अगर हम यूजेस की यहाँ नीचे लिख लेते हूँ, रब करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप आज तक बचपन में पढ़ते आए हो, दैट इज द रेस्पिरेशन, या फिर हम कह सकते हैं ब्रीथिंग।
एंड ले लो, क्योंकि दोनों ही अलग अलग प्रोसेस होते हैं। ठीक है बेटा, ब्रीथिंग की अगर बात करें तो ब्रीथिंग मीन्स होता है इनहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नोन एज ब्रीथिंग प्रोसेस। ठीक है, जो कि आपके लंग्स के द्वारा की जाती है। आप नोज से इनहेल करते हो, आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो लंग्स में जाती है, देन आपकी लंग्स के थ्रू आपकी वेन से डिफरेंट सेल्स में या टिश्यूज में पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये तो हो गया ब्रीथिंग प्रोसेस, तो ब्रीथिंग में भी आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें बेटा आपकी रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन आपका क्या होता है, आप जो फूड खाते हो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, वो आपके स्टमक में इंस्टेटाइन में जाके क्या होता है, फूड का कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन होता है। आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाए हैं वो ग्लूकोज में ब्रेक होते हैं, और ये जो ग्लूकोज है आपका थ्रू वेन्स या मैं कहूं कि ब्लड के थ्रू ये ग्लूकोज जो है हर एक सेल के पास ले जाया जाता है। ठीक है, वहां सेल पे क्या होता है, क्योंकि आप जो ब्रीथ कर रहे हो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन लंग से सेल तक पहुंचाई जाती है, और सेल में जो ग्लूकोज गया है ब्लड के थ्रू वो क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है सेल में। ठीक है, जो ग्लूकोज आपका ब्लड के थ्रू सेल तक पहुंचाया जा रहा है, जब वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है, वहां आपका प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ, या हम कह सकते हैं सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि आपकी एनर्जी सेल में स्टोर होती है फॉर योर डेली पर्पस वर्क। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है ये आप एक्सहेल करते हो। ठीक है, तो अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें तो आपको पता है ग्लूकोज C6H12O6 होता है। ठीक है, जब ये बेटा आपके ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किस में, CO2 में प्लस H2O में प्लस एनर्जी में। एनर्जी इज इवॉल्व आउट, ये एनर्जी आपकी एक्टिविटी, जो भी आप एक्टिविटी करते हो उसको करवाने के लिए ये एनर्जी आपकी स्टोर होती है या यूज होती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि आप जो फूड खा रहे हो इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये आपके इंस्टेटाइन में जाके, या हम कह सकते हैं आपके स्टमक में जाके इसका ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और ग्लूकोज जो है आपका ब्लड के थ्रू आपका डिफरेंट सेल के पास ले जाया जाता है, और सेल में जो लंग से ऑक्सीजन आ रही है, सेल में जब वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ कंबाइन होती है तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, और वहां पे वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन के थ्रू आप बाहर निकाल देते हो। ठीक है, तो पहला यूज आपका ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा आपके यूज की, तो आप आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जो करते हो, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यानी कि जो आप वेंटिलेटर्स जो आप यूज कर रहे हो, आजकल फिलहाल आप कोरोना वायरस कोविड-19 की बात कर रहे हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है चेस्ट पे, तो उस केस में आपको वैक्यूलेटर लगाया जाता है। ठीक है, सिलेंडर्स होते हैं। वैक्यूलेटर क्या होता है, सिलेंडर जिनमें आपकी ऑक्सीजन गैस फिल की होती है, वो पाइप के थ्रू आपको बॉडी में इनहेल कराई जाती है ताकि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हो सके। रेस्पिरेशन सेम ही होगा कि ग्लूकोज आपका ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आके, बट ये आर्टिफिशियली करवाया जा रहा है। आपके लंग्स जो है कोविड-19 के अटैक की वजह से लंग्स जो है डैमेज हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं ब्लॉक हो जाते हैं। उस वजह से आपका क्या होता है, ऑक्सीजन गैस जो है आपको बाहर से प्रोवाइड की जाती है ताकि आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस हो सके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा आपका, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके यूज की, तो आपने रॉकेट फ्यूल सुना होगा। रॉकेट फ्यूल, रॉकेट फ्यूल आपका क्या होता है, जो आप रॉकेट जो आपके छोड़े जाते हैं, ठीक है, आपके स्काई में जो आपके रॉकेट छोड़े जाते हैं उनमें क्या होता है, आपका हाइड्राजीन नाम का एक
एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड जब आपके लिक्विड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन होती है, बहुत ज्यादा आपने आग निकलती हुई देखी होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो ऑक्सीजन है एज अ रॉकेट फ्यूल भी यूज हो रही है, कि वहां पे आपके ऑक्सीजन सिलेंडर्स फिट होते हैं, आपके हाइड्रोजन लिक्विड होता है, जब वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आती है तो एकदम सडन आपकी बहुत ज्यादा एग्जॉशन ऑफ फायर होती है। ठीक है, तो वहां हम रॉकेट फ्यूल की तरह भी ऑक्सीजन को यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कंबशन प्रोसेस के लिए, बहुत सारे कंबशन के लिए हम कहते हैं ऑक्सीजन का नेसेसरी है, एक ऑक्सीजन का होना नेसेसरी है। ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका कोई भी सब्सटेंस ज्यादा बर्न करता है, उसका कंबशन ज्यादा होता है। ठीक है, काफी केमिकल रिएक्शन में आपकी ऑक्सीजन यूज होती है। तो ये तो आपके कुछ यूजेस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम आपकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।